कर रहा था मैं, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डाला हमने कैपेसिटर के अंदर, और कैसे डाला है देखो, इस तरह से डाला है कि वो कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा है उसको, कुछ पार्ट फिल कर रहा है। जैसे कि अगर कैपेसिटर के बीच की जो विड्थ है वो डी है, तो ये टी विड्थ ही फिल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू होगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, समझते हैं जरा। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। नोटिस करो कि जो जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट होगा। यस और नो? यस सर। ई नॉट मतलब जो हवा हवा में Yes, रहता sir. था वाला फील्ड है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां डाइलेक्ट्रिक है, ऑब्वियसली बात है, कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, कितनी होगी, ई अगर है तो, ई मीडियम क्या नाम दे रहे थे अपन, ई नेट बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये जो ई है, दिस ई विल बी व्हाट, ई नॉट वेक्टर और प्लस ईपी वेक्टर, पोलराइजेशन वाला। पोलराइजेशन वाला पता ही अंदर होता है। और दिस ई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई के, अगर के डाइलेक्ट्रिक है तो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो। ये बात जानते हैं भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो सर, नो प्रॉब्लम। No, sir. नो, No, बढ़िया, sir, no problem. ठीक है, बढ़िया। तो अब हम क्या बोलेंगे, हमारा टारगेट वही है आपस से, कि भाई अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल चार्ज अपॉन जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने और हमारा काम हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाऊंगा, डेल्टा वी जो ए बी का लिखने जाऊंगा मैं, तो पता है वो क्या होगा, एक तो होगा इस रीजन में जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर सॉरी, यस, एक होगा इस रीजन में जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, और एक होगा उस रीजन में जो डाइलेक्ट्रिक जहाँ पे नहीं है। तो जहाँ पे देखो, हमको पता है कि डेल्टा वी बराबर ई डी होता है, ये चीज़ हम लगा सकते हैं अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट फील्ड है। अगर कांस्टेंट फील्ड नहीं होता है तो डी वी बाई डी आर इजिकल टू माइनस सी लगा के इंटीग्रेट और वो सब करना पड़ता है। पर कांस्टेंट फील्ड में हम ये चीज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड है, अंदर भी और बाहर भी, बस अंदर वैल्यू अलग है और यहाँ पे बाहर वाली वैल्यू अलग है। तो जहाँ पे ई नॉट है वो थिकनेस कितनी है, वो थिकनेस आई होप पता चलता होगा सबको, डी माइनस टी। हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एक जहाँ डाइलेक्ट्रिक है और एक जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वो थिकनेस अपनी कितनी है, डी माइनस टी है, और जहाँ डाइलेक्ट्रिक है वो थिकनेस कितनी है, टी है। तो टी जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है उसकी वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आया वो ये आया, और प्लस जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ई नॉट बाई के फील्ड हो गया वहाँ पे, और इंटू टी। आई होप सबको समझ में आया होगा। Yes, बताओ बेटा। sir. यस है ना? सर। ठीक है। अब बस यहाँ से देखोगे अगर, तो ई नॉट अगर कॉमन ले लेते हो तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के अपना बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो इसको डालोगे इसके अंदर, तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी, सी फाइनली कितना आ जाएगा, सी विल कम आउट टू बी क्यू अपॉन डेल्टा वी नॉट के डाल दी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ई नॉट पता है हमको कितना होता है, ई नॉट तो जो हमेशा की तरह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, डाल देंगे इसके अंदर। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, सर आपने नीचे का नहीं लिखा। हाँ नीचे का नहीं लिखा, ये क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इधर कितना, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और क्यू से क्यू कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस इन दिस केस, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई। फटाफट से लिख लो। तो ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है।
कंप्लीटली फील्ड वाला है एनसीईआरटी में, डाइलेक्ट्रिक डालने वाला कंप्लीटली फील्ड में। और हाँ, लास्ट टाइम पे जब अपनी क्लास हुई थी परसों, मतलब डे बिफोर टुमारो, तो उस टाइम पे मैं होमवर्क देना भूल गया था, तो मुझे याद नहीं रहा था कोई भी है, एक दिन लेट हो गया होमवर्क देना। तुमको भी कम टाइम मिला होगा सॉल्व करने के लिए, क्यों? इसलिए सब पूरी नहीं हो पाई। हाँ वही। देखो थोड़ा 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 करके अपने को आराम आराम से करना है तो सब हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस हमको पैरेलली करते ही जाने हैं, तभी हम अच्छे से सब्जेक्ट को सीखेंगे, ठीक है। और तुम नोटिस किया होगा कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो दो पार्ट में, एक जेई वाला पार्ट है, एक नीट वाला पार्ट है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं तुम्हें जो भी होमवर्क दे रहा हूँ वो नीट वाला पार्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी फ्लुएंसी जब अच्छी बन जाएगी तो टॉपिक कमांड बढ़िया हो जाएगी, फिर हम जेई वाला पार्ट भी करेंगे साथ में। और जेई में एडवांस वाला भी नहीं करेंगे, सिर्फ मेंस वाला करेंगे। और ये दोनों पार्ट दोनों बच्चों को करने हैं। ऐसा नहीं है कि नीट वाला बच्चा जेई वाला मेंस वाला क्वेश्चन नहीं करेगा, या मेंस वाला नीट वाला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जेई मेंस और नीट के लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो तुमको वो जो प्रैक्टिस, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, तो वो नीट के काम के नहीं होते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। अदरवाइज तुमको, जब तुम जेई वाले नीट वाले और नीट वाले जेई वाले करोगे तो इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्रीवियस ईयर एंड जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इतना कर लो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। बट इट विल टेक टाइम, क्वेश्चन यस सॉल्व करने में ही काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। यस सर। तो पाइल अप ना हो इसीलिए साथ साथ में करते रहना भाई सब लोग। सर ये फिजिक्स के तो फर्स्ट 2 चैप्टर ही बहुत गंदे हैं, बाकी तो फिर भी ठीक है। बाकी करंट अच्छा है बीच में, करंट के बाद फिर यस करंट अच्छा। मैग्नेटिक इफेक्ट में वापस तुम्हें बुरा लगेगा। और एसी थोड़ा ठीक है, ईएमआई में फिर बुरा लगेगा। रे ऑप्टिक्स खराब है, वे ऑप्टिक्स और भी खराब है। एटम न्यूक्लियर ठीक ठीक है। लग जो खराब मैं इसको बोल रहा हूँ, जो बच्चों को विजुलाइज नहीं होता, जो दिखता नहीं है ना, उससे बड़ा डर लगता है। जो दिख जाता है उससे डर नहीं लगता। लोगों को भूत से डर लगता है, लोगों को क्या, सबको लगता है, मुझे तो लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अननोन है। अगर हमको पता हो कि हाँ भाई ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये इस तरह बिहेव करती है, तो फिर डर नहीं लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जब इमेजिन नहीं कर पाते हैं हम कि हाँ ये हो क्या रहा है, चार्ज कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी आज आज तक मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को अभी भी पता नहीं चला होगा कि व्हाट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। हाँ, और इसीलिए तुम्हें जो फिजिकली फील नहीं हो पाता ना, तो तुम्हें डर लगता है। पर टेंशन मत लो, ये मेरे समझाने से नहीं, जब जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो तुमको फीलिंग भी आने लग जाएगी। ये एक दिन में नहीं आती है, महीनों में नहीं आती है, टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। पर जब यस आएगी सर। तो तुम्हें काफ़ी कंफर्टेबल फील होने लगेगा। और हमको पेशेंटली करते रहना है। वो बच्चे क्या करते हैं, पेशेंस खो देते हैं। हाँ भाई, ले लिया सबने? यस सर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 3 केस करे। एक तो वैक्यूम वाला, फिर दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया पूरा, फिर तीसरा ही है ना। अब एक बात समझना बेटा, कि अगर नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक डाल दें बीच में, नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स डाल दें, तो क्या होगा? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने एक कैपेसिटर लिया, ले लिया था ना सबने, कोई रह तो नहीं गया? ओके, हो गया था सर। हो गया। तो एक नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में ले रहा हूँ, 1, 2 और 3। और ये यहाँ पे वही कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स हैं, और बीच में मैंने 3 डाइलेक्ट्रिक डाले हैं। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और थिकनेस है T1। इसका है K2 और थिकनेस है T2। इसका है K3 और थिकनेस कितनी है? T3। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? वो एरिया और डी डिस्टेंस तो है ही, टोटल डिस्टेंस दी है। देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तुम्हें इसको देख के कुछ पता चलेगा। और इससे पहले भी इसको देखो। अच्छा ये तो वही था, हाँ ठीक है।
तो देखो फॉर्मूला क्या था, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो कोई गैस कर सकता है कि इस केस में क्या होगा? कुछ सिमेट्री है, कुछ पता चलेगा तुम्हें। इस केस में सी अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? एनीवन? सर लेट T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू T, तो उसे तो T में रख देंगे और K की जगह K1 प्लस K2 प्लस K3। थोड़ा सा गड़बड़ है, बताता हूँ। इसका पहले मीनिंग समझना। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता अगर वैक्यूम होता तो, और ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, अब वैक्यूम नहीं है पर पूरे में वैक्यूम नहीं है। कितने में वैक्यूम है? डी माइनस टी में। तो पहले तो वो आ गया। और प्लस, अब ऐसा नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक वाले में कुछ भी नहीं है। डाइलेक्ट्रिक वाले में थोड़ा तो फील्ड है, और थोड़ा फील्ड है तो थोड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है तो वही तो लिखी जाती है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि अपॉन के फील्ड है तो अपॉन उस हिसाब से ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसलिए टी अपॉन के, पहले तो वो हटा दिया आपको पूरा कंट्रीब्यूशन, और फिर प्लस टी बाई के का। मतलब डाइलेक्ट्रिक के कारण पहले तो टी थिकनेस हटा दी, और फिर ऐसा नहीं कि पूरा जीरो हो गया उसका कंट्रीब्यूशन, नहीं, थोड़ा है टी बाई के, फिर टी बाई के ऐड कर दिया। ये लॉजिक है इस फॉर्मूले का। तो इसी लॉजिक से हम जब जाएंगे तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस, माइनस क्या क्या करेंगे हम, T1 माइनस करेंगे, T2 माइनस करेंगे, T3 माइनस करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक में बिल्कुल भी फील्ड नहीं है। जहाँ डाइलेक्ट्रिक वहाँ थोड़ा तो फील्ड है, और वो फील्ड थोड़ा कम है ऑफकोर्स। कितना है? T1 बाई K1 के हिसाब से आ जाएगा, फिर T2 बाई K2, और फिर T3 बाई K3। ये इसका लॉजिक हो जाएगा। आई होप अलग अलग करना था। सीक्वेंस समझ में आ गया तुम लोगों को? हम्म। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक है, ओके। एंड इफ देर इज वैक्यूम, अगर वैक्यूम अगर है, ठीक है, बिटवीन प्लेट्स, कैपेसिटेंस इज सी नॉट। उस केस में कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? सी नॉट दिया हुआ है। और अब मैंने क्या बोला कि यहाँ मैंने बीच में दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, एक के इजिकल टू 2 वाला, और एक के इजिकल टू 3 वाला। और इसकी थिकनेस है कितनी? यस 4। इसकी थिकनेस कितनी है? 9। ठीक है, सब कुछ ऐसे यूनिट में। फाइंड न्यू कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ सी नॉट। बताओ। ट्राई करो। और टोटल ये दे देता हूँ, ये टोटल है अपनी 21। आंसर आया बता देना भाई।
21/13 C नॉट। अच्छा, बाकी लोग बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है। आज हार्दिक नहीं आया, वेद भी नहीं आया आज। तो दो है। अच्छा, वेद तो है, हार हार्दिक। हार्दिक गेस्ट अकाउंट से है। नहीं, हार्दिक सच से चला गया, वेद तो है। हार्दिक नहीं आया। और कौन कौन नहीं आया आज? मैत्री नहीं आई एंड विहा नहीं आई है। चलो ठीक है। हाँ भाई, किया सब लोगों ने भाई? बाकी लोग भी बताओ आंसर। एक कृषि बोल रहा है, बाकी लोग बताओ। तनीषा, प्रेक्षा, नकुल, वेद, नियति, पर्व। क्या आएगा आंसर बेटा? सिंपल फॉर्मूला है। क्या हो गया? देखो, अगर कुछ भी नहीं था तो मैंने बोला कि ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 21 सी नॉट था। हाँ या ना? यस बोलो सर। भाई, Yes, sir. है ना? अब हमने क्या बोला कि जो नया सी आएगा, वो नया सी क्या आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 21 माइनस कितना? 4 प्लस 9, 13। है ना? और प्लस T1/K1 मतलब 4 4 बाई बाई 2। और T2/K2 मतलब 9/3। 9/3। तो क्या आंसर आ गया? ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 21 माइनस 13 कितना हो 13। गया? 8। 8 हो गया। 8 8 प्लस + 5 13। 8 प्लस 2 और 3 5, हाँ 13 हो गया ये। तो सी बराबर इतना आ गया। सी नॉट बराबर कितना था? ए एप्सिलॉन नॉट बाई 21 था। तो बस देख लो कि सी कितने टाइम्स आ रहा है। C दोनों अपन को C डिवाइड कर नॉट दो, इक्वल्स टू। दोनों को डिवाइड कर दो। तो सी बाई सी नॉट यहाँ से आ जाएगा 21/13। तो क्या आ गया फाइनल आंसर? सी इज इक्वल टू 21/13 इंटू सी नॉट। यही आंसर आ तुम्हारा क्रिश? यस सर। दिस इज आंसर। इतना सिंपल तो है। क्या कर रहे हैं बाकी लोग? आंसर नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ भाई नियति, आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा? तनीषा, क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं आया? सर वो इक्विलाइज नहीं किया था मैंने तो। इक्वलाइज मतलब समझा नहीं, क्या नहीं किया? इक्वल नहीं किया था? नो कंपेयर। सर। यस सर। इक्वलाइज क्या होता है बेटा? ऐसा बोलो कि या तो इक्वल नहीं करा, या फिर इक्वेट नहीं किया, या फिर डिवाइड नहीं किया, रेशियो नहीं लिया। यस सर। अच्छा, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया था भाई तनीषा? सर आपने दो अलग अलग फॉर्मूला लेके फिर उनको कंपेयर करा ना, मैंने एक ही लिया था अच्छा तो आधा ही हुआ था। अच्छा, ठीक है। और तुम्हारा भाई प्रेक्षा और बाकी बच्चे, तहजीब, पर्व, किया था तुम लोगों ने ट्राई? सिंपल फॉर्मूला है ये तो, जल्दी लिख लो। लिख लो तो बता देना बेटा। लिख लिया क्या सबने? डन सर। ओके। यस सर। तो ये बात हो गई कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक डालने वाली, हमने देख ली, ठीक है। अब मूविंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एक एक करके बहुत कुछ है, हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक डालने के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सर इसमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी आएगा ना? बहुत कुछ आएगा अभी, वेट करो। ये जितना एनसीईआरटी में है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अपन पढ़ते हैं, और बहुत कुछ है तुम्हारे। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है, हमने देखा डाइलेक्ट्रिक डालने पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस घटने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये हमने चीज़ नोटिस करी। तो डाइलेक्ट्रिक डालने का ये इफेक्ट है। अब बहुत अच्छी बात है। व्हाट अगर हम कॉम्बिनेशंस की थोड़ी बात करें, देखो
अच्छा चलो आगे बढ़ने से पहले हम पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देख चुके हैं। सबसे पहला हमने देखा था आइसोलेटेड स्फीयर, दूसरा देखा था क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर में आगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट पहले दूसरा टाइप का एक और कैपेसिटर देख लेते हैं जो कि है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब तुमको कि सर आइसोलेटेड स्फीयर तो देखा था, आइसोलेटेड स्फीयर देखा था, बट इस बार हम पेयर लेंगे, एक स्फीयर लेंगे और दूसरा एक और हॉलो रहेगा, तो दोनों हॉलो भी ले सकते हो। मतलब अल्टीमेटली एक इस पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा और एक इस माइनस क्यू चार्ज रहेगा, और ऐसे फील्ड जाएगा। सारा खेल फील्ड का मैंने बताया ही था, क्योंकि जहाँ पे फील्ड है मुझे उन दोनों पॉइंट के बीच का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी से डिसाइड होता है कि क्या कैपेसिटेंस होगा। तो इसकी रेडियस अगर मैं ए बोलूँ और इसकी रेडियस अगर मैं बी बोलूँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को कैपिटल बी बोलता हूँ, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी? क्योंकि ये निकल के आ गया तो फिर अपना काम हो ही जाएगा। पता ही है तुम्हें, क्यू अपॉन डेल्टा वी वो हमारा कैपेसिटेंस है। कोई बता सकता है क्या होगा वी ए माइनस वी बी? एनीवन? वी ए माइनस वी बी क्या होगा बेटा? के क्यू बाई ए ए क्यू बाई माइनस ए। के क्यू बाई बी। अच्छा पहले वी ए लिखो, वी ए कितना आ जाएगा बताओ बताओ बेटा। के क्यू बाई ए। हम्म, बस दैट्स इट। हम्म हम्म। हाँ नहीं, अभी आगे आएगा सेकंड। वो नहीं, ये आगे का पता चला, पीछे का पता नहीं चला। ठीक है। हाँ भाई, कोई और कुछ और ऐड करना चाहता है? एनीवन एल्स? देखो क्या होगा, एक मिनट। सर कैपेसिटर में बेसिकली डाइपोल जैसे ही होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव भी होगा। हाँ तो सब पूछ रहा था। और सर आइसोलेटेड में तो नहीं था ना वैसा। बता रहा हूँ सुनो। आइसोलेटेड में ऐसा नहीं था, आइसोलेटेड में इसलिए तो वो सबसे खराब कैपेसिटर है, उसमें पूरे इन्फिनिटी तक जा रहा था, पर वो होता है फिर भी कैपेसिटर, इसलिए मैंने बताया था तुमको। स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने दो स्फेयर लिए और एक को प्लस क्यू दिया और एक के पास माइनस क्यू आया, और यहाँ पे अर्थिंग करते हैं जनरली हम। ठीक है, तो इस क्यू से माइनस क्यू इंड्यूस होकर दूसरा वाला एक्स्ट्रा चला जाता है। तुम भूल रहे हो बेटा, मैं कुछ तुम्हें याद दिला देता हूँ। आई विल जॉग योर मेमोरी इफ यू रिमेंबर। ये ग्राफ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ये कब लगता था, यस सर। कब था एप्लीकेबल ये? बताओ कब एप्लीकेबल था ये था पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल था, शेल। सरफेस में सेम रहता था, उसके शेल, बाद अगर जिस केस में सारा चार्ज सरफेस पे है, शेल अगर एग्जांपल लें तो उस केस में ये पोटेंशियल रहता था, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में तो ये आता था। याद है? अच्छा खासा डेरिवेशन था उसका, हाँ। है ना? और यहाँ पे कौन सा केस है? यहाँ पे बेसिकली शेल ही है, बट यहाँ पे दो दो हैं। तो जब मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लेने जाऊंगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अंदर वाले की वजह से तो के क्यू बाई ए आया, बट बाहर वाले की वजह से, तो बाहर वाला है उसकी वजह से सेंटर से लेके सरफेस तक के इंटू माइनस क्यू बाई बी होगा फील्ड, हाँ या ना? क्योंकि याद करो तुम, यस सर। शेल शेल की वजह से सेंटर से लेके सरफेस तक जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो के क्यू बाई कैपिटल आर होती है। तो यहाँ भी वही है कि सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर हाँ, माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो, दिस इज ड्यू टू इनर एंड दिस इज ड्यू टू आउटर, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। तब जाके टोटल पोटेंशियल आएगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं किसी एक का ही है। यहाँ पे ए पॉइंट पे जब पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो दोनों का आएगा, और दोनों का ऐड कर देंगे स्केलरली, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड हो जाती है, कोई लफड़ा करती नहीं। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, बोलते नहीं। यस सर। और बी का क्या पोटेंशियल होगा बताओ जरा?
बी का पोटेंशियल क्या होगा, बी का बताओ, बी के पॉइंट ऑफ का। माइनस क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई ए। के क्यू बाई बी, ये माइनस प्लस आएगा ना। माइनस, माइनस। हम्म। अच्छा, और ये आउटर का, और इनर का तो के क्यू बाई ए। बी का ये हो जाएगा दिस, और इनर का क्या बोला बेटा, के क्यू बाई ए। ये तो गड़बड़ है। ये बताओ, कोई भी स्फीयर, ये बात तुम समझनी है, सीखनी है, समझो इस बात को। किसी भी स्फीयर के बाहर जो है, बाहर तो वो के क्यू बाई आर होता है, यहां से लेके यहां तक वो के क्यू बाई कैपिटल आर होता है। तो तुम जब ये पॉइंट देख रहे हो बी पॉइंट, वो अंदर वाले के बाहर है या फिर उसकी सरफेस तक ही है, अंदर है। बाहर है ना। हाँ, ए के कंपेयर में बाहर, लेकिन बी के कंपेयर में अंदर है। जब मैं ए की वजह से लिख रहा हूँ और बी मतलब इस वाले अंदर वाले स्फीयर की वजह से लिख रहा हूँ और बाहर वाले पॉइंट पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे के क्यू बाई बी लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हम्म। पता चला सबको, हाँ या ना। यस सर। और वो जीरो आएगा। सर एक बार फिर समझाऊं, देखो, ओके, एक बार और सुनो। एक बात बताओ, तुम्हें ये बात देखो अच्छे से समझ लो, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, ये नहीं क्लियर रहेगा तो फिर तो आगे की बात ही खत्म। मैं जो भी केस ले रहा हूँ, मैं जो भी स्फीयर ले रहा हूँ, देखो ये होता था, नीचे वाला होता था पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और ऊपर वाला होता था क्या, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो जो नीचे वाला है, ये वाला, इसमें क्या होता था कि सारा चार्ज अंदर से लेके बाहर तक डिस्ट्रीब्यूट होता था। पर ये वाला जो केस था, इसके अंदर क्या होता था, सारा चार्ज ओनली सरफेस पे रहता था। तो मैंने बोला था, तुम अपने आप से हमेशा एक क्वेश्चन पूछोगे स्फीयर के केस में, कि वेदर इन दिस केस चार्ज इज ऑन द स्फीयर सरफेस ओनली या फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो सरफेस पे है तो ऊपर वाले फॉर्मूले लगाओगे, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी नीचे वाले फॉर्मूले लगाओगे। पता चला भाई सबको क्या बोला मैंने? यस यहाँ सर। तक ये मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। अब इसको यूज करना तुम नहीं सीख रहे हो, तो वो सीखो। देखो, जब तुम कोई भी पॉइंट लेते हो, जैसे एक पॉइंट लिया तुमने, अब ये मान लेते हैं ये स्फीयर है, इसके पास 5 कूलम चार्ज है, और इसकी रेडियस है कितनी, 2, और ये पॉइंट इससे दूर है 10 मीटर। ठीक है, रेडियस की 2 मीटर थी। तो इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, बताओ जरा। अगर ये वो शेल, मैं पहली बार शेल ले रहा हूँ सारे केस, बताओ फटाफट से क्या आएगा। बोलो भाई। भाई शेल ले रहा हूँ मतलब सारा चार्ज सरफेस पे है ना, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या आएगा आंसर, के इंटू क्या लिखूं बताओ। क्या हो गया भाई तुम लोगों को? क्यों भाई यार। हाँ, तो क्यू कितना लिखूं बताओ, 5 कूलम। 5 कूलम। आर कितना लिखूं? 2 मीटर। ये बताओ बेटा, मैं ए पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, और ए पॉइंट स्फीयर के बाहर है, अंदर है, या सरफेस पे है? बाहर है। तो बाहर में, यही तो बोला मैंने, बाहर का फॉर्मूला लगता है, क्योंकि भाई स्मॉल आर लगता है। अंदर से लेके सरफेस तक की बात अलग है कि सेम पोटेंशियल रहता है, और क्यू बाई कैपिटल आर रहता है। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ तो क्या लगेगा, क्यू बाई के इंटू 5/10। अब अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सेम वही क्वेश्चन है, वही सेम अपना स्फीयर है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी, वो बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे है, और ये तो 2 मीटर है ही। ठीक है, तो बताओ व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट बी। के 5/1 के इंटू मीटर। 5/1। गजब कसर कर रहे हो, ऐसा फंस जाते हो तुम्हें ट्रैप में। अरे भाई अभी तो बोला कि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। सेंटर से लेके सरफेस तक हमेशा के पोटेंशियल फाइव बाई टू। कैपिटल आर ही लेना है। तो वो तो 2 लेना ही है, चाहे ये 1 मीटर पे हो, चाहे ये 0.5 मीटर पे हो, मान लो सी है, तो वी सी भी यही आएगा, के इंटू 5/2। चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, या फिर मैं ओ पे ही ले लूँ भले,
VO, तो VO भी यही आएगा K इंटू 5/2। यही तो मजेदार चीज है, ये इसकी ब्यूटी नहीं समझ रहे हो तुम। सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल KQ/R ही होता है। बाहर अगर लोगे तो तुम्हें KQ/r लेना पड़ेगा। स्मॉल r वहां पे सेंटर से लेके वहां उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे 10 था। ये बात समझ में आई? ये इसका एप्लीकेशन किया है मैंने, बस पता चला। यस सर। ठीक है, तो आई होप याद रहेगा। ये कौन सा केस था? आउटसाइड वाला केस था। तो आउटसाइड में तो डिस्टेंस वही लेना पड़ता है, बट इनसाइड और सरफेस तक, अब जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया D, वो भी यही आएगा VD, जो कि सरफेस पे मान लो, तो उसका भी सेम यही आंसर आएगा। तो ये कहाँ है कि फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम रहेगा और उसकी वैल्यू K इंटू Q/R आएगी। पता चला सबको? यस सर। ठीक है, तो अब बताओ, मैं यही बात बोल रहा हूं, तुम्हें जब भी पॉइंट देखना है तुम उस पॉइंट को देखो और दो स्फीयर को देखो 1 बाई 1 के अपने भी मन में। वी भी 0 हो जाएगा। हाँ अब रुको रुको, अब वो तो हो ही जाएगा, रुक जाओ अभी, इतना अब तुमने भूल दिया, पूरा समझाने दो। देखो, ये मान लो पॉइंट में देख रहा था, तो तुम देखो इस पे इसकी वजह से देखोगे तो क्या आंसर आएगा? KQ/A। इस पे क्यू चार्ज है, ये मैं पॉइंट बोल रहा हूं। और इस पे बाहर वाले की वजह से देखोगे जिस पे -Q चार्ज है, तो इसकी वजह से आएगा K इंटू -Q/B, क्योंकि इसकी रेडियस B। ऐसे ही जब तुम B पॉइंट पे देख रहे हो, B वाला पॉइंट कहाँ है? B वाला पॉइंट बाहर है, तो B वाले पॉइंट पे जब देख रहे हो और उस पे अंदर वाले की वजह से देखोगे, ये B पॉइंट है और वो अंदर वाले की वजह से देखोगे, ठीक है, किसकी वजह से? इस क्यूब वाले की वजह से। ये रेडियस A है और ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल b है, तो वो KQ/b आएगा। सेम इसी B पॉइंट पे जब खुद की वजह से देखोगे, जो खुद पे इधर इस पे -Q था, तो इस रेडियस B थी, ये सरफेस पे पॉइंट आ रहा है, तो K इंटू -Q/B आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये चीज़ आएगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये चीज़ आएगी। आया समझ में या नहीं? यस सर। तो मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसको एक बार वापस देखो सब बच्चे अच्छे से। ये गलती बेटा आज की अब मत करना। पहले ही समझो कि जब भी शेल होता है या फिर ऐसा केस जहाँ पे सारा चार्ज सरफेस पे है, तो पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहता है और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r रहता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके तुम्हें दिखाया है कि अगर कोई एक हमने होलो शेल या ऐसा लिया जिसमें सारा चार्ज सरफेस पे है, तो पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स, चाहे वो अंदर हो किसी भी दूरी पे हो, अंदर हो पर किसी भी दूरी पे हो, फर्क नहीं पड़ता, और सरफेस पे हो तो वो सेम ही रहता है। हाँ बाहर अगर है तो बाहर में फर्क पड़ेगा दूरी पे, कितनी दूरी है वो नीचे आएगा। तो वही चीज़ अब यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ क्या है, दो दो स्फेयर है और दो दो पॉइंट है। तो पहले तो नोटिस करो कि ए पे मान लो मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो सॉरी, ए पे जब मैं निकालना चाह रहा हूं, तो ए पे मैंने बोला कि पहले अंदर वाले की वजह से, तो मतलब तो अंदर वाला स्फीयर लिया तो वो उसके लिए सरफेस पे रहा, तो उसकी वजह से आ गया। फिर बाहर वाले की वजह से, तो बाहर वाले की वजह से आ गया। सेम ऐसे बी पे देखा, तो बी पे अंदर वाले की वजह से और बी पे बाहर वाले की वजह से। ठीक है, तो ये कितना आ गया आंसर? 0 आ गया ऑफकोर्स। और मुझे करना क्या है? मुझे तो डेल्टा वी निकालना है, क्योंकि वी ए माइनस वी बी है। तो वो बताओ कितना आ जाएगा, फटाफट से बोल दो फास्ट, कितना आ जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे, KQ/A माइनस KQ/B। है ना, KQ/A माइनस KQ/B। जैसे ही डेल्टा आया, सर मेरा ये वाला आंसर डायरेक्टली आ गया था। क्या डायरेक्टली क्या? तो मैं जब पहली बार आंसर बोला तब यही आंसर बोला था। बेटा बात, तुम लोगों को लॉजिक क्लियर नहीं है अभी। मैं एक बात बताऊं, यस सर। अभी देखो हर चीज़ बोलने की नहीं होती है, टीचर इसलिए हर चीज़ हर टाइम पे नहीं बताता, वो टाइम से ही नहीं है। बट अभी तुम है ना, अभी तुम मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह हो, मतलब छोटा बच्चा नहीं होता। अभी तुम्हारा नॉलेज इस टॉपिक्स पे इतना ही है, जबकि हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना टाइम दे चुके हैं, फिर भी समझ रहे हो। और इस चीज़ को सुधारने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि थ्योरी में बता चुका हूँ तुम्हें सारी। अब देखो एक छोटी सी बात का तुमने देखा, एक छोटी सी बात का कितना एप्लीकेशन है। अब मैं चाहूँ तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊँ, और मैं चाहूँ तो उसके अंदर डीप में खूब सारी प्रैक्टिस करें। ठीक है,
तो इसका यही सॉल्यूशन है जो मैं बार बार तुम्हें बोलूंगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। कोई भी इंसान हो, नई चीज़ एक बार सीखने के बाद ऐसा नहीं होता कि हाँ परफेक्ट हो जाता है ना। हम भी एक बार में हो गए क्या? नहीं, कितनी बार कितने क्वेश्चंस, हजारों क्वेश्चंस करें तब जाके दिक्कत वो थोड़ी क्लैरिटी आती है। तो तुमको हजारों नहीं करने, इतना टाइम नहीं है अपने पास, बट तुम कम से कम ये मान के चलोगे एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन कर लेंगे ना हम बड़े चैप्टर में, तब तो तुम्हें सब कुछ सही हो जाएगा। और वो स्टेज आने में टाइम लगेगा, तो टेंशन मत लो, बस तुम उसको स्लोली स्लोली करते जाओ। कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहना जरूरी है। अब जैसे कि देखो, इसलिए नोटिस करो, जब भी ऐसा आता है तो मैं पुराना बता देता हूँ ये, तो अब तुम भी याद रखो, तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, सही सही हो जाएगा। और ये तुक्के में आंसर है बेटा सही, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो, सी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन डेल्टा वी, तो यहाँ से के कॉमन ले लो और क्यू भी कॉमन आ जाएगा, 1/a माइनस 1/b, तो क्यू से क्यू कट जाएगा। और के क्या होता है, 1/4π0 होता है, पता है सब। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4πε0, और इधर एलसीएम लोगे तो ऊपर ए बी आ जाएगा और नीचे बी माइनस ए। तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए, दिस इज आवर फाइनल आंसर। फटाफट से लिख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाली चीज़ भी नहीं है, बट कभी कभी वो क्वेश्चंस में कुछ अजीब अजीब क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके। ये लेट कौन आया है? कोई एक लेट आया है ना, कौन है? अभी कौन ज्वाइन हुआ है अभी? वे, तनिषा, परीक्षा, पर पता नहीं, चलो ठीक। हार्दिक, अच्छा हाँ भाई, फटाफट से लिख लो। पेशेंस इज द की, मैं यही बोलूंगा बस। और मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, जब तुम्हें ये टॉपिक्स आ जाएंगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब कितनी खुशी होगी। आई होप होनी चाहिए बाकी पता नहीं, फिर नहीं हो तो खुशी इसलिए होगी क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मतलब हर बच्चे को मज़ा नहीं आता है, और जब जिस चीज़ में मज़ा नहीं आता तो वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते नहीं है तो वो और वीक हो जाता है। अभी मुझे भी पता है, देखो मेरे इतना बोलने के बावजूद आई नो कि ना तो तुम लोग नोट्स रिवाइज कर रहे हो, ना तुम में से किसी को फॉर्मूले याद है, और क्वेश्चंस ठीक है थोड़े बहुत कर रहे हो। सर फॉर्मूले सारे याद नहीं, लेकिन जो टिपिकल है, टिपिकल ही याद नहीं है, बाकी तो सारे याद है। बाकी सारे याद है? हाँ, जो बस वो बताओ। टिपिकल वाले थे ना, वही नहीं याद। अच्छा, तो बताओ क्या बोलते हैं। एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q/2ε0। शर्म नहीं आ रही, फ्लक्स बता रहे हो। Q/2ε0 फ्लक्स की यूनिट हुई। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर? KQ/R³। सर रुको, थोड़ा देखने दो। मुझे पता है, वही तो कंडीशन बहुत बेकार है बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे हम जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। मैं तुम्हारी हेल्प करी तभी कर सकता हूँ जब तुम खुद अपनी हेल्प करना चाहोगे। मैंने बोला पहले भी कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक जगह लिखना स्टार्ट करो, जैसे कि नियति ने काम अच्छा किया था, बाकी लोग तुम लोग नहीं कर रहे हो। क्या बोला, क्या बोला बेटा? क्या है आंसर? टू टू, तनीषा क्या आंसर है? सर नियति ने बोला। नियति ने बोला, क्या बोला नियति बेटा, बोलो। क्या है फॉर्मूला? Q/R बोला था। 2k लेमडा बाई आर इसका फॉर्मूला है, जिसको लेमडा अपॉन 2πε0r भी लिखते हैं, ठीक है। और याद करो मतलब अल्टीमेटली बेटा, देखो ये एक पहाड़ की तरह होता है। जैसे कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जब रिएक्शंस, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली क्या? अभी नहीं पढ़ी ना? अभी से स्टार्ट ही है। स्टार्ट ही हुई है। तो देखो उसमें ऐसा डायग्राम पढ़ोगे, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, ई है, तो ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी, मान लो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नेट इन दोनों में देखोगे तो प्रोडक्ट की ज़्यादा है,
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर होगी ना तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। पर दोनों में देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो तुम्हें पहले पहाड़ क्रॉस करना ही पड़ता है। क्या मेरा पॉइंट ये है, ये सब छोड़ो, मेरा पॉइंट ये है फाइनल कि अभी तुम पता किस स्टेज पे हो। अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि तुम हो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ पहुँचना है अपने को, तो तुम यहाँ हो अभी, तुम उस स्टेज पे हो कि तुम ये टॉपिक छोड़ने ही वाले हो। और बहुत से बच्चे तो हार ही मान चुके हैं। तुम्हें अभी इतना चढ़ना है, उसके बाद स्मूथ राइड आएगी जहाँ मजा आएगा। तुम यहाँ तक पहुँचे नहीं अभी यहीं भी यहीं अटके हो। तो उसको अगर इसको करने का तरीका क्या है, देखो हर चीज़ को, ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जिसको ऑर्गेनाइज करके नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे क्रिएटिविटी, जिनको ऑर्गेनाइज करके हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट ये जो साइंस है, दिस इज ऑल अबाउट, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, इनको हम आराम आराम से स्लोली स्लोली करके सब कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि देखो तुम पहली चीज़ यही करो, आज सब लोग करो अभी भी। मुझे फ़ोटो खींच के भेजना, फॉर्मूले लिखो अब तक जो भी हमने पढ़ लिया है ना 12th में, उसके एक फॉर्मूला, पहला कूलम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक विल डू दिस, ऐसा ऐसा लाइन से नियति ने मुझे ऐसा भेजा था, बाकी लोग भी भेजो, क्योंकि ओके सर। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अभी आधे टाइम तो तुम यही तो यार कौन सा टॉपिक की बात कर रहे हैं सर। मैक्सिमम बच्चों को तो यही पता नहीं चलता होगा, जब मैंने बोला ना कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो ये दिक्कत नहीं है कि याद आया नहीं आया, दिक्कत ये यही नहीं पता चला होगा कौन सा टॉपिक है। ये सच बात है, आई एग्री, और मुझे पता है ये हालत है। और इंप्रूव करने का तरीका यही है जो मैं बोल रहा हूँ, पहले ऑर्गेनाइज करो और धीमे 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 जैसे जैसे क्वेश्चन तुम आगे बढ़ते जाओगे, क्वेश्चन करते जाओगे, तो एक स्टेप आएगा, फिर इतना स्मूथ हो जाएगा कि तुम्हें हर क्वेश्चन इतना आसान लगेगा। तो करते रहो मेहनत। लिख लिया अभी सबने ये? बोलो बेटा। यस सर। यस सर, लिख लिया। लिखो जल्दी से ये एग्जाम्पल और ये सब कुछ साइड में ऐसा करके लिखना, मतलब ये टॉपिक से नहीं है बट समझ में आया तुम्हें। मेनली ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फिर गलती मत करना कि अंदर कैसे लेते हैं अपन पोटेंशियल और बाहर कैसे लेते हैं। किसी को डाउट तो नहीं भाई, हमने जो डेरिवेशन किया है, जल्दी से बोल दो, एनीवन? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। चलो बढ़िया। नो सर। अब ऐसे ही हम करेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। वी विल मूव ऑन टू सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे हम सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसके बाद सर्किट्स में कैसे बिहेव करता है कैपेसिटर, फिर उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दैट इज डीसी सर्किट में। बहुत लंबा रास्ता है। हो गया भाई, लिख लिया तुमने? यस सर, लिख लिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई। बाकी लोगों ने भी लिख लिया ना सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये थर्ड था ना, फोर्थ अपना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें क्या होता है कि एक ऐसे अंदर की तरफ सिलेंडर रहता है सॉलिड, इसके ऊपर एक बाहर ऐसा हॉलो ऐसा रहता है। ठीक है, इसको यस, तो ऐसा कुछ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, देखो बेटा, इसको अपन चार्ज देते हैं अंदर वाले को, तो उसकी सरफेस पे आ जाता है, और वही यहाँ पे इंड्यूस होगा, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू दूंगा तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ अर्थिंग कर देंगे तो उसके बाहर वाला तो अर्थ में चला जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये माइनस क्यू। तो फील्ड लाइन्स अगर तुम देखोगे तो फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे जा रही हैं, प्लस से माइनस जाती हैं फील्ड लाइन्स, पता ही है तुम्हें, और एग्जैक्टली इक्वल है तो पूरी पूरी फील्ड लाइन्स चली जाएंगी अंदर,
प्लस से स्टार्ट होंगी और पूरी पूरी इसके अंदर घुस जाएंगी। तो हमको पता है कि जहाँ पे फील्ड लाइंस है उनके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक पॉइंट मैं इसकी सरफेस बोल देता हूँ ए, और यहाँ मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ बी। तो वापस वही टारगेट है अपना, डेल्टा वी ए बी निकालना है, मतलब वी ए माइनस वी बी, अपना काम हो जाएगा। तो अगर बेटा इसका मैं ये साइड व्यू है, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ तो कुछ ऐसा है। हाँ या ना? यस सर। तो ए रेडियस इसकी है और बाहर वाले की बी रेडियस बोल देता हूँ, इसकी ए और इसकी बी। ठीक है, तो अब अपना काम क्या है, टास्क ये है कि वही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो तुम कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है? थोड़ा सा सोचो। तो इतना हिंट दे देता हूँ कि अंदर वाला सिलेंडर जो है ना, इसके तुम बाहर आ जाओगे तो वो एक सिंपल वायर की तरफ बिहेव करेगा, और वायर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। क्या होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? बोलो भाई। जैसे एक वायर होता है ना, इनफाइनाइट वायर, अगर इनफाइनाइट वायर इसको तुमने क्यू चार्ज दे दिया तो इसके बाहर यहाँ पे तुम देख रहे हो, तो बाहर जो फील्ड होगा ना वो बाहर की तरफ होता है, और उसका फॉर्मूला ये है लैम्डा अपॉन 2πε0r, अगर ये r डिस्टेंस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर इसको मैं ये भी लिखते थे 2k λ/r। ठीक है, इसी सेम वही रहेगा। अब तुम सोचोगे कि सर माइनस वाले का फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, गॉस लॉ से करके भी निकाल सकते हो उस चीज़ को। तो अल्टीमेटली इसमें जो ई की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, 2k λ/r आने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि सर आपने पिछले केस में तो ई नहीं निकाला था। पिछले केस में भी ई निकाल के मैं कर सकता था, पर उससे इंटीग्रेशन करना पड़ता, और डायरेक्टली जब मैं लिख पा रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? पर यहाँ पे ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिलेंडर के अंदर बाहर ये सबका पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता है। स्फीयर का मुझे पता था, स्फीयर का हम जानते हैं कि स्फीयर का क्या क्या होता है फॉर्मूला, बट इसका मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि जब ऐसा नहीं कर सकते और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, मजेदार बात ये है। तो डी वी बराबर क्या होगा, माइनस ई डी आर, याद है फॉर्मूला? वो लगाएंगे हम, यस और नो? यस सर। है ना? और आर को इंडिकेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब जहाँ पे आर की वैल्यू ए है वहाँ से लेके बी तक। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे वी ए पोटेंशियल है, यहाँ वी बी पोटेंशियल है, जो मुझे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। इसका इंटीग्रेशन करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, लिमिट डालेंगे वी ए से माइनस वी ए से वी बी, इधर माइनस है, ई की वैल्यू डालिए क्या आएगी, 2k λ/r डी आर ए से लेके बी तक। अब तुम्हें पता होगा 1/r dr का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ln r होता है। हाँ या ना? भूल गए? यस सर। 1/x dx का इंटीग्रेशन पता ln है। x होता है, सेम इसी तरीके से। तो -2k लैम्डा तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और जो अपनी क्या बोलते हैं, हाँ, इसका जो इंटीग्रेशन आया क्या है, ln r लिमिट a से लेके b तक, और इधर क्या आ गया, वही डेल्टा v जो मुझे चाहिए, वी बी माइनस वी ए। तो फाइनल डेल्टा वी की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे इसके अंदर, तो -2k लैम्डा, लिमिट डालोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, ln b माइनस ln a, प्रॉपर्टी याद होगी सबको, माइनस होता है तो डिवाइड में आ जाता है ये, तो -2k लैम्डा ln b/a, ये आ गया, एंड दिस इज व्हाट, डेल्टा वी। तो फाइनली अपना जो डेल्टा वी आ रहा है वो इतना आ रहा है ना? और यहाँ पे नोटिस करो, ये जो ये डेल्टा वी जो आया, इसमें लिमिट पे ध्यान दो, ये क्या आया है, ये आया, इसमें लिमिट डालोगे तो वी बी माइनस वी है, और मुझे क्या चाहिए, वी माइनस वी बी चाहिए। तो इसलिए एक और उल्टा ये माइनस उधर ले जाएंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, ये अभी वी माइनस वी है, अगर तुम माइनस उस साइड ले जाओगे तो इसको प्लस कर दोगे तो ये वी ए माइनस वी बी बन जाएगा जो मुझे चाहिए। तो वी ए माइनस वी बी मुझे चाहिए, जो कि ये बन गया, तो इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा वी। तो फाइनल डेल्टा वी कितना आ गया, ये आ गया। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, जो भी अपना क्यू चार्ज है डिवाइड बाई डेल्टा वी, अगर इसकी लंबाई एल है तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल है, इसमें डाल दोगे तो 2k लेमडा इज क्यू बाई एल, एल ऊपर चला गया, और एल एन बी बाई ए।
अब Q से Q कट गया, अब K क्या होता है 1/4πε0। सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो ये आंसर आ जाएगा। उस 2 से वो 4 कटेगा, 2πε0L डिवाइडेड बाई ln B/A। लिख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। जल्दी। डन सर। नियति तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही या फिर तुम्हारी तो फिर नहीं आ रही, मुझे माइक नहीं चल रहा तुम्हारा। सर उसका नेटवर्क इश्यू है शायद। अच्छा, चलो ठीक है। सर लीव भी हो गई ना अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ भाई, लिख लिया सबने? नहीं सर, बाकी है। हाँ लिख लो लिख लो। देखो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि तुम लोग अपना लेवल इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो मुझे अपना लेवल डाउन करना पड़ेगा। और जब मैं अपना लेवल डाउन करूंगा तो फिर वो चीज़ अपन अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। क्योंकि टीचिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए साथ में चलना जरूरी है, समझ रहे हो? तो फिर वही होगा कि जैसे कि ये जो डेरिवेशन है मैं स्किप कर देता, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता ये वाला। ऐसा ना हो, इसीलिए मैं तुम लोगों से और ज़्यादा एफर्ट चाहता हूँ। थोड़ी और मेहनत करो बेटा, ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखो, याद करो। मुझे लगे कि हाँ भाई तुम उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो। और समझने की कहीं दिक्कत आती है, देखो तुम पुराना रिवाइज कर रहे हो, कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि सर ये उस टाइम पे तुम समझ में आ गया था, वापस भूल गए, तो बता देना, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है? अभी जब हम लड़ाई करने जाते हैं तो हमारे जो तरकश होता है, जो जिसके अंदर तीर रखते हैं, उसमें सारे तीर होने चाहिए, सारे अस्त्र होने चाहिए। तो ऐसे ही तुम्हें फॉर्मूले ही याद नहीं है सारे, तो तुम बिल्कुल निहत्ते जा रहे हो एक तरह से जब क्वेश्चंस करने जाते हो। और याद देखो ऐसे नहीं होते हैं, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मैंने होमवर्क दिया तो कॉपी साइड में रखो। एक तो पहली बात फॉर्मुला बुक जैसी बनाओ, मैंने बोला पहले ही। और वो फॉर्मुला को रखो साइड में, और जैसे ही क्वेश्चन में पता चला तो वो फॉर्मुला को पलटो। तुम 50-60 बार पलटोगे ना तो अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा। और 50-60 बार कब पलटोगे? जब कम से कम 100-150 क्वेश्चन करोगे। और वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, वो करो तो अपने आप वो चीज़ हो जाएगी। तुम्हें कुछ ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें उसको स्मूथली साथ में अच्छे से फॉलो करना है। और कभी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, तो मुझे मैसेज करके याद दिला दिया करो। यस मैं सर। मैं होमवर्क दे दूंगा, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक भी दिन मिस हो जाता है ना, तो वो हो सकता है कि तुम उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा थोड़े करके अपने को क्वेश्चन करने, फिर एक साथ टाइम नहीं मिल पाता। सही बात है, बाकी सब्जेक्ट्स है। ठीक है? तो उसको अच्छे से और मैनेज करो बेटा, तभी अपने एफिशिएंट वे में आगे जा सर पाएंगे। आपने कैपेसिटर के अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं भेजा। हाँ, मैं कैपेसिटेंस का आज तुम्हें भेजता हूँ। कैपेसिटेंस का आज तुम्हें मॉड्यूल भेजूंगा, तो वो तुम उसमें फिर मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चंस कौन सा करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है? लिख लिया अभी सबने? यस सर। चलो ठीक है। तो ये तो हो गया, इट इज ऑल अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। सिलेंडर कैपेसिटर क्या था, तो तुम्हें अब आइडिया लग गया है कि तुम कोई भी ऐसा अजीब सा खतरनाक सा कैपेसिटर भी आ जाए तो तुम उसका डेल्टा भी निकालने की कोशिश करोगे। हो सकता है इंटीग्रेशन से आए, हो सकता है डायरेक्टली आ जाए, और फिर सॉल्व करोगे। एक मजेदार बात बताऊं, इसी चीज़ को मैं इंटीग्रेशन से भी कर सकता था। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, समझने की कोशिश करना, वरना कोई बात नहीं। मैं इन जनरल यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ आर, वहाँ पे फील्ड आ जाएगा KQ/R², बाहर वाले का नहीं आएगा। तो डेल्टा भी निकालेंगे, डेल्टा भी क्या करेंगे, इसको लेकर इंटीग्रेट करेंगे। तो KQ/R² इंटू DR इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। 1/R² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/R। तो -KQ और 1/R, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। और ये डेल्टा वी है, ये बी माइनस वी ए निकल के आया है, माइनस गैप कर दोगे तो वो वी ए माइनस वो हो जाएगा। और फाइनल क्या आ जाएगा कि वी ए माइनस वी बी, दिस विल कम आउट टू बी, लिमिट डालोगे तो 1 अपॉन व्हाट, 1/b माइनस 1/a। यहाँ पर माइनस था ना, तो उसको वो ऐसे, तो सर आपने उस तरफ लेके कैंसिल आउट कर दिया ना। एक मिनट को, डेल्टा वी कहाँ से कहाँ तक लिया हमने, ए से लेके बी तक। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, हाइयर पोटेंशियल कौन है, ए है ना। तो KQ/R²DR, एक सेकेंड। हाँ तो देखो डेल्टा वी वही आएगा पर,
जो डेल्टा वी निकाला था अपन ने, ये रहा देखो। फिर आगे तो सेम वही क्वेश्चन है, डेल्टा की वही आएगा डेल्टा वी, और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो तुम इसी चीज़ को। ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर का। हाँ बिल्कुल। हाँ ये हाँ मैं ओके। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम ई लिखोगे और ई लिखा और ई लिख के इंटीग्रेट कर सकते हो ना, ये वही तो कर रहा हूँ मैं देखो। सर इन इसमें मतलब डाउट हम्म, पता कैसे चलेगा कि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए, फॉर्मूले मैंने सारे बताए हैं तुम्हें। हाँ। भाई स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि भाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता है हम्म। स्फीयर। और जहाँ भी फंस जाओ बहुत जगह तो गॉस लॉ लग जाता है, गॉस लॉ लगाओगे इसमें तो भी यही आ जाएगा क्योंकि भाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो? अब देखो ओके। इन्फाइनाइट वायर का पता मैंने तुम्हें बताया हुआ, तभी तो मैंने वो उस इसमें लिखा कि भाई वो इतना आ रहा है, और आर का टर्म ही नहीं आएगा। जैसे कि इन्फाइनाइट प्लेट लेते हैं अगर अपन, तो उसमें आर का टर्म ही नहीं आता, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो भी अपन ने करा था, ये वाला डेरिवेशन, बताओ यहाँ पे कैसे लिखा, यहाँ पे ई डायरेक्टली नहीं लिख दिया, ये कांस्टेंट आ गया हाँ। क्योंकि इसमें आर का टर्म आया ही नहीं। तो आर का टर्म नहीं आया तो डायरेक्टली लिख दिया। बोलो भाई क्लियर हुआ सबको मैंने क्या बोल रहा था, मैं ये बात क्लियर है? यस सर। इसको नहीं यस लिखो, सर। नहीं लिखो तो भी चलेगा, बस बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें आई होप अब आइडिया लग गया होगा, इंटीग्रेशन से डरना नहीं है कि कैसे ये सारी चीज़ें जलती हैं। ओके, तो चलो अब करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब देखो ज़्यादा अपनी स्टडी पैरेलल प्लेट पे ही होती है, जो अजीब से थे थोड़े बहुत मैंने तुम्हें बता दिए एग्जाम्पल लेके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे मान लो हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो क्या होता है देखो बेटा, एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है ना, और तीसरा कैपेसिटर है। अब देखो मैं यहाँ पे है ना एक चीज़ यहीं पे साथ में बताऊंगा, रेजिस्टेंस वाली। क्यों? क्योंकि इससे दो काम होंगे, एक तो तुम कोरिलेट कर पाओगे और वहाँ पे भी मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, और मुझे कोरिलेट करवाना जरूरी है इसमें, क्योंकि बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं यही जो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का बता रहा हूँ, के साथ में पैरेलली मैं इसका भी बताऊंगा, हालांकि ये तुम जानते हो बट। कैपेसिटी का सीरीज और रेजिस्टेंस का पैरेलल दोनों सेम होता है। हाँ एग्जैक्टली। देखो अब क्या होता है, मान लो वी वोल्टेज है, अब मान लेते हैं कि इसका C1 C2 C3 अपने पास कैपेसिटेंस है। ऐसे यहाँ पे R1 R2 और R3 कैपेसिटेंस है। तो इसके अंदर जब तुम देखोगे तो एक Q जो होता है, देखो यहाँ पे होता है, देखो ध्यान देना कैपेसिटर में, एक तो चार्ज का और वोल्टेज का खेल, और वोल्टेज। रेजिस्टेंस को होता है करंट का और करंट और वोल्टेज। वोल्टेज। तो देखो सीरीज में सब पे चार्ज सेम रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर चार्ज Q इंड्यूस हुआ तो Q की वजह से यहाँ माइनस क्यू, ये माइनस क्यू तो ये पे प्लस क्यू आ गया, प्लस क्यू क्योंकि इस पूरी माइनस प्लेट क्यू का प्लस जीरो क्यू है, माइनस। और इसका वापस से माइनस क्यू, फिर इधर प्लस क्यू और फिर वापस से माइनस क्यू। तो क्यू यहाँ पे सेम है सीरीज में, वोल्टेज ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगा। वोल्टेज मान लो मैं बोल देता हूँ कि पहले वाले का पार्ट का, इसको जो मिल रहा है वोल्टेज V1 मिल रहा है, इसको जो मिल रहा है V2 मिल रहा है, इसको जो मिल रहा है V3 मिल रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टोटल V की वैल्यू क्या आएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगी। ठीक है, तो अगर टोटल V की वैल्यू ये आएगी तो बस अब लिख दो। तो मेरा टारगेट क्या है, इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। इक्विवेलेंट क्या होता है कि एक पूरा सिंपल आ जाए और उसको मैं सी इक्विवेलेंट बोल पाऊँ, और वही बैटरी और वो बाकी सब तो वही सेम रहे। तो ऑफकोर्स उसके बाद चार्ज भी वही क्यू और माइनस क्यू रहेगा। तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तुम्हें पता है क्यू बराबर सी वी होता है, तो क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो वी की वैल्यू यहाँ से क्या ले सकता हूँ, क्यू अपॉन सी सी इक्विवेलेंट, ओपन सी। इसमें डाल देंगे। तो क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर सेम वे में अगर मैं इसके लिए सी लिखूंगा ओपन सी वन तो इसके लिए क्यू अपॉन सी वन आ जाएगी, इसके प्लस लिए क्यू क्यू ओपन अपॉन, सी टू प्लस और क्यू इसके, ओपन सी थ्री। अब क्यू कॉमन लेके काट दो, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, वन अपॉन वन सी। अपन सी क्यू इक्वल्स टू अपन सी वन प्लस वन अपन सी टू प्लस वन अपन सी थ्री। ये अपना आंसर है। सेम इधर करोगे, अगर लिखना स्टार्ट कर दो भाई, सिंपल ही है। आई इधर कर हाँ दोगे सर इसमें एक C1, बीच में क्या लिखे सीरीज रेजिस्टेंस में तो पता है बीच में लिखना है यूजिंग ओम्स लॉ। इसमें क्या लिखे है? क्या 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 इसमें, इसमें लिखोगे हाँ। किरचॉफ। ठीक है, वैसे तो देखो जैसे एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है ना, उसमें किरचॉफ लॉ बाद में पढ़ाया जाता है। हाँ आया तो उसमें चैप्टर किरचॉफ लॉ थ्री से, में है। आया तो किरचॉफ लॉ से है। पर तुम ऐसा बोल सकते हो कि द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिवाइडेड इन ऑल थ्री कैपेसिटर्स, लेट अस से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वन इज V1 एंड ऐसा करके फिर लिख दोगे। सो वी कैन इजीली सी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर ये बात लिख देना, समझे? ओके। मतलब उसका कोई लॉ बोलने की जरूरत नहीं है, बस उस चीज़ को बोल ओके दो ओके। क्या, क्योंकि लॉ पहले पढ़ाया ही नहीं इन्होंने। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ बाद में देखेंगे अपन।
तो बस ऐसे ही यहाँ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम अपना टारगेट है, इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। सर ये रेजिस्टेंस का आर, भी साथ में लिख ले। हाँ लिख लो, वही तो बोल रहा हूँ, सब साथ में लिखना है, ओके। क्योंकि इससे क्या वहाँ भी टाइम बचेगा और मेरे को कंपैरिजन तुम्हें सिखाना है कि बच्चे दोनों पढ़ते हैं तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें हम साथ में करेंगे, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कैपेसिटेंस में, क्योंकि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इसी के साथ में कराता हूँ, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों के साथ साथ, समझ रहे हो, उससे तुम्हारा अपना टाइम बचता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बहुत सारे मज़ेदार, बहुत मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन हैं, उसमें टाइम लगेगा अपने को। तो चलो पहले ही कर लेते हैं फटाफट से। तो ये क्या हो गया सर काफी अच्छा वाला क्वेश्चन तो किरचॉफ से बाद में सॉल्व होंगे ना? ना, जो किरचॉफ है ना, किरचॉफ का भी अपने पास तरीका है उसको करे बिना शॉर्टकट करने का, वो बताऊंगा मैं, दोनों सीखेंगे अपन। तो ये वी कितना हो जाएगा, आई आर इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री। आई कॉमन ले गायब हो गया, आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर। फटाफट से लिख लो, और लिख लो तो डन बताओ, सर। हो गया? सर हाँ बोलो बेटा। सर आज की नोट सेंड कर देना ना प्लीज। हाँ भेज दूंगा। बाकी लोग भी लिख लो, जल्दी करो। कैपेसिटेंस पे होमवर्क बेटा अभी थोड़ा और रुको, एक नेक्स्ट क्लास के बाद होमवर्क देंगे इस पे, क्योंकि अभी थोड़ा कम ही हुआ है अपना कवर। तो मैं ना तब तक ये काम करना, मैं आज बताऊंगा पूरा, बाकी इलेक्ट्रोस्टैट्स कवर करो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट को वीक मत रखो, देखो वीक रखोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो भी चीज़ें रह गई हैं होमवर्क एक तो कंप्लीट करना, और भी बताऊंगा और क्या करना आगे। ये तो नीट वाला ही कवर हुआ था, उसमें भी नीट का प्रीवियस ईयर था क्या, कर लिया था मैंने कवर एक्सएस 2 में, हाँ हो गया था। तो जी वाला प्रीवियस ईयर भी अपने को निपटाना है। लिख लिया अभी सबने? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो इसी का एक एप्लीकेशन समझते हैं, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लो एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, और यहाँ पे बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, और इसका 3, हाँ 1 माइक्रोफेराड, ऐसा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, बताओ आंसर क्या है, फिर मैं बताता हूँ। आंसर आया बता देना बेटा। V1 4 वोल्ट, V2 8 वोल्ट। अच्छा देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा लॉजिक तुम्हें बताता हूँ मैं, क्योंकि क्यू सेम रहता है, क्यू क्या रहता है, सेम रहता है। मान लो ऐसे C1 C2 है, और इसको V1 V2 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो पता क्या होता है, तो हम ये बोलते हैं कि क्योंकि क्यू सेम है, क्यू क्या होता है C1 V1, तो क्यू बराबर C1 V1 बराबर C2 V2 है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि V1 बाई वी टू जो है बेसिकली उल्टे रेशियो में C2 बाई C1। तो अगर मैं निकालूँ, मैं पहले को 1 और दूसरे को 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा रेशियो लेना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये अगर V1 है जो मुझे निकालना है, और ये अगर V2 है जो मुझे निकालना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1 बाई वी टू, दैट इज 1 विल बाई 1 टू। बाई टू, है ना। अब टोटल वोल्टेज कितना है, 12 है, तो मैं 12 को 1 बाई टू के रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेशियो में डिवाइड करना शायद मैंने पहले भी बताया होगा, रेशियो अपॉन रेशियो का सम इंटू टोटल, तो 1/2 + 1
इंटू टोटल 12 into 12 और ऐसे ही 2/1 + 2 इंटू 12, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 8, तो 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। जिसका ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा कैपेसिटेंस है उसको वोल्टेज कम मिलेगा, जिसका कम है उसको ज़्यादा मिलेगा। पता चला सबको, हाँ या ना? yes sir भाई क्लियर है सबको, यस और नो? yes sir बाकी लोग यस आंसर। सर। हाँ, ऐसे सेम क्वेश्चन को आप इसमें करो, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। अब बताओ, सेम क्वेश्चन है, व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर? फास्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर 8 और 4। कितना बेटा? 8 और 4, अच्छा ठीक है। देखो सर वो कैपेसिटर yes है कि sir आपके 8 रेजिस्टेंस? और रेजिस्टेंस है बेटा, 8 और रेजिस्टेंस। 4 इस बार उल्टा हो जाएगा, देखो नोटिस करो, मैं यही तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, इसमें उल्टा हो जाता है, क्योंकि R1 R2 लेते हैं ना अपन, और यहाँ पे वो V वोल्टेज रखते हैं और ये I करंट रहता है, तो क्या होता है, ये अगर V1 है और ये अगर V2 है, तो हम बोलते हैं V1 कितना होता है, V1 इज व्हाट, IR1, व्हाट इज V2, IR2। IR2 दोनों को डिवाइड करते हो क्या आता है, V1/V2 V1 बराबर upon V2 equals to R1/R। R1 upon R2 इस बार देखो सेम रेशियो है, और इसमें देखो उल्टा रेशियो है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं याद तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस बार जब मैं निकालूंगा V1/V2, तो उल्टा रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, तो सेम रेशियो लूंगा, सॉरी 2:1, तो V1 कितना आ जाएगा, 2/1 2/3 + into 2 12 12, मतलब कितना 8, 8 और सेम वे में V2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका उल्टा आया, इसमें 8 4 आया, इसमें 4 8 आया। लिख लो फटाफट से, आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन। हो गया सर भाई क्लियर हुआ बाकी लोगों को सबको? इसका रह गया वो लिखो फटाफट से। यस सर। यस सर। ओके, सर अगर आपके पास सीरीज पैरेलल के थोड़े क्वेश्चन है तो भेज देना क्या क्या बेटा? सीरीज पैरेलल के उसमें दिक्कत आती है बेटा आप थोड़ा देखो, जल्दी मत करो, सीरीज पैरेलल मुझे भी थोड़ा और बताना बाकी है, फिर नेक्स्ट क्लास के बाद भेजूंगा। अभी तब तक तुम कैपेसिटेंस और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कंप्लीट कर लो तब तक, ठीक है? तब तक क्या 2-3 चीज़ें और हो जाएंगी ना, तो फिर मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि अभी वरना क्या होगा, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन तुम्हें मैं दे पाऊंगा, मतलब क्या गिन के 4-5, तो वो भी छांट छांट के मुझे बताने पड़ेंगे। तो इसीलिए बेटर है कि थोड़ा सा और वेट करो बस, नेक्स्ट और क्लास के सर बाद। मेरा एक डाउट है वो सर हर बार वो कितनी बार क्वेश्चन करूँ उसमें वो डाउट आता ही है बोलो बोलो। वो आपको भेजूंगा वरना ना नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लूंगा सर ऐसे चार थे ABCD ए में 1 कूलम ए में चार्ज क्यू है बी में माइनस क्यू है और बीच में C है तो C से लेके D तक लेजर है सेमी सर्कल में तो उसका वर्क डन फाइंड करना है जीरो ऑफ उसका इक्विपोटेंशियल स्पेस बन गई ऐसा। वर्कशीट में है वो सर आंसर पता नहीं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड कर दूंगा ना फोटो सेंड कर दूंगा हाँ चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेना, ठीक है? ओके चलो ओके एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, ओके बाय सर, बाय। बाय। बाय सर। बाय बेटा।